तो अभी बात करते हैं सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने बात की, हमारे बोगी में दो सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं बोगी के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सस्पेंशन, जो ट्रेन की जो बोगी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, राइट। जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर हमें ट्रैक्शन, यहाँ पर ये जो बोगी का जो टाइप है ये है बेसिकली एच टाइप की बोगी। यहाँ पर हमें ये बेसिकली एयर स्प्रिंग बैलो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये गियर केस हैंगर, यहाँ पर ये मोटर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो बोगी है मोटर टाइप बोगी है, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन मोटर लगी है। अब ये बोगी का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया था। बोगी इज़ अ फ्रेमवर्क कैरिंग व्हील सेट, ट्रैक्शन मोटर्स, गियर्स, ब्रेक्स एंड सस्पेंशन इक्विपमेंट। जैसे हमने बात किया जो बोगी, ये क्या बोगी का जो फ्रेम होता है उसमें क्या क्या होता है, व्हील सेट होता है, ट्रैक्शन मोटर होता है, गियर्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, सस्पेंशन इक्विपमेंट होते हैं। जो मेन फंक्शन होता है बोगी का ये क्या होता है, सपोर्ट दी कार बॉडी एंड पैसेंजर लोड, कार बॉडी और पैसेंजर लोड को सपोर्ट करना। फिर उसके बाद टू ट्रांसफ़र ट्रैक्शन फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को भी ट्रांसफ़र करने का काम बोगी का होता है। यहाँ पर एंश्योर स्टेबल रनिंग, जो स्टेबल रनिंग और जो स्मूथ रनिंग है ये भी बोगी के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेन का। एंश्योर एडुकेट राइड कंफर्ट, जो एडुकेट राइड कंफर्ट या फिर जो कंफर्टेबल जो राइड है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोगी के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो बोगी होती है सबसे पहले ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो बोगी होती है पूरी एंटायर ट्रेन को गाइड करती है, पैसेंजर लोड को कैरी करती है। और फिर उसके बाद ये जो बोगी है इसके थ्रू जो ट्रैक्शन फोर्स और जो ब्रेकिंग फोर्स होता है ये ट्रांसफ़र होता है, राइट। बोगी का पार्ट, बोगी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि हमने बात किया। यहाँ पर ये ट्रेलर कार की बोगी, जैसे कि हमने बात किया ट्रेलर कार की जो बोगी होती है उसमें मोटर नहीं लगा होता है। और यहाँ पर ये जो बोगी हमें जो दिखाई दे रही है कौन सी बोगी, बेसिकली एच टाइप बोगी है, राइट। एच टाइप बोगी और बीच वाली जो बीम है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस बीम, और ये वाली जो बीम है ये है बेसिकली साइड बीम, एंड बीम नहीं लगी है। सस्पेंशन, जैसे कि हमने बात किया था हमारे पास 2 तरीके के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है। जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है ये एक ऐसा सस्पेंशन होता है, सबसे पहला जो सस्पेंशन सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके जो ऑसिलेशंस है उसे डैम्प करने का काम करता है। सिंपल वर्ड में जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस है उससे डैम्प करने का जो काम है वो सस्पेंशन सिस्टम करता है। तो जैसे कि हमने बात किया प्राइमरी सस्पेंशन, तो ये जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन अरेंजमेंट ऑफ बोगी विद रेस्पेक्ट टू एक्सेल्स इज कॉल्ड प्राइमरी सस्पेंशन। तो जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है ये ऐसा सस्पेंशन होता है जो कि बोगी और एक्सल के बीच में लगा होता है। सिंपल वर्ड में ऐसे सस्पेंशन सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ बोगी के पार्ट्स को ही कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे जो सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन, राइट। द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी सस्पेंशन इज टू टेक अप द ट्रैक फोर्सेज एंड एब्सॉर्ब द फोर्सेज कॉज्ड बाय अनइवननेस इन द ट्रैक एज वेल एज परमिटिंग व्हील सेट मूवमेंट बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी सस्पेंशन है इसका क्या काम होता है, जितने भी जो ट्रैक फोर्सेज होते हैं, जो मैकेनिकल जो फोर्सेज होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम, और ट्रेन का जो मूवमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन के मूवमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। तो अब तक के हमने क्या क्या समझा, प्राइमरी सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन होता है, प्राइमरी सस्पेंशन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये होता है स्विंग आर्म। आगे हम लोग बात करेंगे, बोगी की बहुत सारी वीडियो आने वाली है आगे जिसके थ्रू हमें एक एक चीज़ें पता चलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आर्म। अभी यहाँ पर ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये है क्या, ये है बेसिकली प्राइमरी सस्पेंशन। 2 कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग होती है एक के अंदर एक, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। अभी यहाँ पर ये जो वर्टिकल डैम्पर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो वर्टिकल डैम्पर होता है ये भी बेसिकली बोगी में लगा होता है। ये वाला जो वर्टिकल डैम्पर है ये भी प्राइमरी सस्पेंशन की कैटेगरी में आया। एक वर्टिकल डैम्पर और एक होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन की कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि वो जो बोगी और जो कार बॉडी है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो प्राइमरी सस्पेंशन ये ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि बोगी के 2 पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे सस्पेंशन जो कि सिर्फ और सिर्फ बोगी में कनेक्टेड हो, तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। सस्पेंशन जो कि बोगी टू बोगी कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। और ये जो प्राइमरी सस्पेंशन होने दो या फिर सेकेंडरी सस्पेंशन होने दो, ये जो सस्पेंशन सिस्टम होते हैं जो मैकेनिकल जो फोर्सेज होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और जो ट्रेन का जो मूवमेंट होता है उसे स्मूथ करते हैं। और ये जो सस्पेंशन सिस्टम है ट्रेन की कंफर्टेबल राइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंडरी सस्पेंशन,
सेकेंडरी सस्पेंशन अगर हम लोग देखें, सस्पेंशन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू बोगी इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सस्पेंशन। तो सेकेंडरी सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि ट्रेन की बॉडी और जो ट्रेन की जो बोगी है, बोगी और कार बॉडी दोनों के बीच में जो सस्पेंशन सिस्टम कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन। द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट बिटवीन बोगी एंड द कार बॉडी एंड बाय डूइंग सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स गुड राइड कंफर्ट फॉर दी पैसेंजर। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी सस्पेंशन है इसका क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया, जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है इसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो कार बॉडी और जो ट्रेन की जो बोगी है दोनों के बीच का जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करना, राइट, दोनों के बीच का जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करना। और अगेन जो सेकेंडरी सस्पेंशन है ये भी एक तरीके का सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये बेसिकली गुड राइड कंफर्ट राइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैसेंजर्स की कंफर्टेबल राइड के लिए सेकेंडरी सस्पेंशन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटी रोलिंग बार कंट्रोल्स दी स्वाय ऑफ द कार बॉडी कीपिंग द व्हीकल इंगेज, राइट। तो यहाँ पर एक बार होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है एंटी रोलिंग बार। अभी ये तो बोगी का हम लोग जो कंपोनेंट है उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी एक एक जो कंपोनेंट, एक एक जो पार्ट है बोगी का किस तरीके से लगता है, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। तो जो एंटी रोलिंग बार होता है ये क्या करता है, जो एंटी रोलिंग बार होता है ये क्या करता है, ट्रेन को रोल होने नहीं देता। ट्रेन जब भी कर्वेचर पे से जाती है तो ऐसे केस में जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे होते हैं वो फोर्सेस को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कंपनसेट करने का काम करता है एंटी रोलिंग बार। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो जो फोर्सेस है उसे कंपनसेट करने का काम करता है एंटी रोलिंग बार। मतलब ट्रेन को रोल नहीं होने देता। ये एक ऐसा बार होता है जो कि ट्रेन को रोल नहीं होने देता और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी रोलिंग बार, जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन में होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंडरी सस्पेंशन में हमें क्या क्या मिलता है, सेकेंडरी सस्पेंशन कंप्राइजेज ऑफ एयर स्प्रिंग विथ ऑक्सिलरी स्प्रिंग। जैसे कि एयर स्प्रिंग जिसको हम लोग सस्पेंशन बैलो बोल रहे थे, कुछ इस तरीके से एयर स्प्रिंग सस्पेंशन बैलो बोल रहे थे। एयर स्प्रिंग हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एयर स्प्रिंग। एरो की टिप ये जो है ये है एयर स्प्रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एयर स्प्रिंग। अब ये जो ट्रेन की जो बोगी होती है इसके ऊपर हम लोग टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, तो टेस्ट के भी बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बोगी टेस्ट। जब हम लोग ट्रेन की ओवरऑलिंग कर रहे होते हैं तो बोगी के सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देते हैं। डिसमेंटल करने के बाद सारे पार्ट्स पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लुब्रिकेशन क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद ग्रीसिंग करते हैं, फिर उसके बाद सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको असेंबल करने के बाद जो बोगी होती है उस पर टेस्ट करते हैं, जिसे बेसिकली बोला जाता है बोगी टेस्ट। बोगी टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। वो जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है बोगी के चारों एंड पर 1 2 3 4 चारों एंड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम लोग कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसे इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रेन ये जो स्प्रिंग हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग जो दिखाई दे रही है, स्प्रिंग पे भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसे बेसिकली बोला जाता है स्प्रिंग टेस्ट। कैसे टेस्ट होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने से पहले कुछ पैरामीटर्स इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि टॉर्शनल रिजिडिटी, स्प्रिंग का आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्री हाइट। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद सेम पैरामीटर्स इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं। पैरामीटर्स अगर एबनॉर्मल रेंज में नहीं है तो ऐसे केस में जो स्प्रिंग होती है वो डिफेक्टिव होती है, और अगर नॉर्मल रेंज में तो स्प्रिंग डिफेक्टिव नहीं होती है, हेल्थी होती है, और वो जो स्प्रिंग है उसको हम लोग बोगी में लगा देते हैं फिर से। तो जैसे कि हमने बात किया एयर स्प्रिंग के बारे में बात किया, एयर स्प्रिंग विथ ऑक्सिलरी स्प्रिंग, एयर डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग सपोर्ट्स द कार बॉडी, ये बॉडी होगा कार बॉडी वेट, एंड अलाउज द वर्टिकल लैटरल एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोगी एंड बॉडी। इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ एयर प्रेशर द बॉडी supported by the auxiliary rubber spring which ensure adequate deflated performance, right. Anti-rolling bar is connected between bogie and the car body to control roll is a type of the motion that combines rotation commonly of an axial symmetric object and one to and fro movement, vertical and lateral secondary damper to vertical and one lateral damper पर बोगी कंट्रोल वर्टिकल एंड लैटरल बॉडी ऑसिलेशन। तो यहाँ से हमने क्या समझा है तीनों पॉइंट से। एंटी रोलिंग बार तो हमने समझ में आ गया, जो एंटी रोलिंग बार होता है क्या होता है, ये ट्रेन को बेसिकली रोल नहीं होने देता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये रीज़न की वजह से हमने एंटी रोलिंग बार लगा के रखा है। अब ये जो एयर स्प्रिंग होती है इसका क्या काम होता है, एयर स्प्रिंग क्या करता है, ट्रेन की जो सरफेस होती है उसे हॉरिजॉन्टली रखता है। जैसे कि मान लेते कुछ जो पैसेंजर है ट्रेन के राइट हैंड साइड में जाके, मतलब जैसे कि ट्रेन में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमें 2 डोर मिलता है, एक लेफ़्ट साइड में डोर मिलेगा और एक राइट साइड में डोर मिलेगा।
अब मान लेते हैं बहुत सारे जो पैसेंजर है राइट साइड के डोर पर आके खड़े हो गए, लेफ़्ट साइड के डोर पर कोई नहीं खड़ा है, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में होगा क्या, जो राइट साइड का जो डोर होगा, जो ट्रेन का जो राइट साइड होगा वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी राइट साइड की तरफ झुक जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से हमने लगा के रखा है एयर सस्पेंशन बेलो। तो जब लोड वहाँ पर ज़्यादा गिरेगा तो जो एयर सस्पेंशन बेलो उसमें एयर आएंगी, और एयर आने की वजह से जो एयर सस्पेंशन बेलो है वो क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, मतलब उसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। एयर सस्पेंशन बेलो की जब हाइट इंक्रीज़ हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैसेंजर लोड, राइट। तो सिंपल वर्ड में जो एयर सस्पेंशन बेलो होता है ये क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल जो लेवल होता है ट्रेन का उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। वर्टिकल एंड लेटरल डैम्पर्स ये क्या करते हैं, जो वर्टिकल फोर्सेज और जो लेटरल जो फोर्सेज होते हैं उसे क्या करते हैं, और मिनिमाइज़ करने का काम करते हैं। जो मैकेनिकल जो फोर्सेज होते हैं, जब ट्रेन हमारी मूव होती है तो वर्टिकल मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, लेटरल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स जनरेट होता है। तो जो वर्टिकल वर्टिकल जो फोर्स है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल मैकेनिकल वाइब्रेशंस, जब हमारी ट्रेन ऑपरेशन में होती है, जब ट्रेन मूव कर रही होती है, स्पेसिफिकली जब ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही होती है एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक, तो ऐसे केस में बहुत वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। वर्टिकल वाइब्रेशन, वर्टिकल मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट होता है, हॉरिजॉन्टल मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो वर्टिकल मैकेनिकल वाइब्रेशन, हॉरिजॉन्टल मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो ये जो वाइब्रेशन का जो ऑसिलेशन होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें डैम्प करना होता है, और ये वाइब्रेशन के ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को डैम्प करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डैम्पर्स। वर्टिकल डैम्पर कितना है, 2 है। लेटरल डैम्पर कितना है, 1 है, राइट। टोटल 4 सेकेंडरी जो सस्पेंशन है, सेकेंडरी सस्पेंशन में 4 सिस्टम है, 4 सस्पेंशन आते हैं। सबसे पहला एयर स्प्रिंग, फिर उसके बाद 2 वर्टिकल डैम्पर, 1 लेटरल डैम्पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए वर्टिकल डैम्पर दिखाई दे रहा है, एंटी रोलिंग बार यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सेंटर पिवट, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी एयर स्प्रिंग, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी स्प्रिंग, राइट। तो जो ऑक्सिलरी स्प्रिंग होती है क्या करती है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है ट्रेन का उसे मेंटेन रखने की कोशिश करती है। हॉरिजॉन्टल लेवल में ±5% का जो डिविएशन है वो आ गया तो एक्सेप्टेबल है, बट उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटी रोलिंग बार, एंटी रोलिंग बार अगर हम लोग देखें ये है बेसिकली एंटी रोलिंग बार, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वर्टिकल रॉड लगा होता है, और जो एंटी रोलिंग बार है ट्रेन को रोल नहीं होने देता। यहाँ पर ये हाफ शेल बेयरिंग लगी होती है, बेयरिंग सिस्टम होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेन के व्हील सेट के बारे में। तो ट्रेन का जो व्हील होता है, जस्ट होल्ड ऑन, हाइपनो डैम्पर, सेंटर पिवट डिवाइस, डैम्पर्स, एक्सेल गियर बॉक्स, ज़्यादा टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हील सेट, अभी ट्रेन का जो व्हील होता है दिखने में जितना सिंपल होता है, इसका जो काम होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये ट्रेन का जो व्हील होता है इसको हमें बेसिकली प्रोफाइलिंग करना होता है, ट्रेन के व्हील को प्रोफाइलिंग करना होता है, ग्रिंडिंग करना होता है। और ग्रिंडिंग जिस मशीन के थ्रू करते हो मशीन को चलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये जो व्हील है दिखने में आसान होता है, बट इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस का काम होता है, क्योंकि जो व्हील है ये ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो व्हील है यही बेसिकली एक्सीडेंट डिरेलमेंट, ट्रेन के डिरेलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन। तो ये जो व्हील है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए। ये व्हील एक्सीडेंट इंसिडेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ट्रेन के डिरेलमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, राइट। तो जो व्हील है बहुत क्रूशियल पार्ट होता है हमारे बोगी का। तो यहाँ पर ये जो व्हील है, द व्हील इनेबल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत टेक्निकल टर्म में लिखा है, फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखा है। तो जो व्हील है, व्हील की वजह से होता है कि ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रेन का मूवमेंट होता है। अभी यहाँ पर एन एक्सेल इज़ अ सेंट्रल शाफ्ट फॉर रोटेटिंग व्हील। अभी यहाँ पर ये जो व्हील है, ये व्हील किसके साथ कनेक्टेड होता है, एक्सल के साथ कनेक्टेड होता है। अभी जो एक्सल होता है ये बेसिकली सेंट्रल शाफ्ट होता है, एक तरीके का शाफ्ट होता है जिसके साथ व्हील कनेक्ट होता है, रोटेटिंग व्हील कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये हमें बेसिकली रेल सरफेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये है बेसिकली रेल, राइट। अभी यहाँ पर ये जो है व्हील में अगर हम लोग देखें, व्हील को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, व्हील डिफेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, व्हील में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, राइट।
अ व्हील सेट इज़ द व्हील एंड एक्सल असेंबली। अब ये जो व्हील सेट है ये क्या है, जो व्हील सेट है बेसिकली व्हील और एक्सल असेंबली है। यहाँ पर ये एक्सल और ये व्हील दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो मैं बोलूँगा व्हील सेट। अभी यहाँ पर ये व्हील में हमें क्या मिल रहा है, थ्रेड मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेल हमें जो दिखाई दे रहा है ये रेल के कांटेक्ट में क्या है, ये रेल के कांटेक्ट में थ्रेड है, ये रेल के कांटेक्ट में थ्रेड है, राइट। तो रेल के कांटेक्ट में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड है। रेल के कांटेक्ट में ये वाला पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड, राइट। अब ये थ्रेड के साथ ये वाला जो पार्ट जो लगा है, ये वाला जो एक्सटेंडेड जो पार्ट जो लगा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। इसको क्या बोला जाता है, फ्लैंज। और इसी को ही लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रेन में। यहाँ पर ये लगा है कुछ इस तरीके से स्लीपर। तो व्हील सेट का मतलब क्या है, व्हील और एक्सल असेंबली दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें मिल जाएगा व्हील सेट। और जो व्हील होता है ये ट्रेन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हील जो है ये बहुत क्रूशियल कंपोनेंट होता है ट्रेन के बोगी का, क्योंकि व्हील के ऊपर ट्रेन का डिरेलमेंट डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Wheel set is the point of contact between bogie and the track. It allows the bogie to roll on the track and transmit the longitudinal forces such as braking and traction, vertical forces such as vehicle weight and lateral force. तो जैसे हमने बात किया, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जो व्हील सेट है, जो 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 ट्रेन का जो व्हील सेट है, ये बेसिकली जो व्हील सेट होता है इसके थ्रू होता क्या है, जो बोगी होती है वो हमारे ट्रैक पर रोल होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ट्रैक पर चलती है। ये व्हील सेट के वजह से हमारी जो ट्रेन है ये ट्रैक पर चलती है, और जितने भी जो लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेस होते हैं, ब्रेकिंग फोर्सेस होते हैं, और जो ट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वर्टिकल जो फोर्सेस होते हैं, राइट, और जो व्हीकल का जो वेट होता है, ये सारा का सारा फोर्सेस व्हीकल का वेट को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, व्हील सेट। मतलब हम लोग आगे बात करेंगे लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में, लोड फ्लो मैकेनिज़्म के बारे में। मतलब जो कार बॉडी का जो वेट होता है बोगी पर जाता है, बोगी का जो वेट होता है सस्पेंशन पे जाता है, सस्पेंशन का जो ओवरऑल जो वेट होता है व्हील पे जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें जो व्हील सारा जो मतलब जो ट्रेन का जो लोड है किस पे जा रहा है, व्हील सेट पर जा रहा है। तो ये जो व्हील सेट होता है ये बेसिकली क्या करता है, ट्रेन को बेसिकली मूव करवाता है ट्रैक पर। और ये व्हील सेट क्या करता है, जितने भी जो फोर्सेज होते हैं, फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज, लॉन्जिट्यूडनल फोर्सेज हो गए, ब्रेकिंग फोर्सेज हो गए, ट्रैक्शन फोर्सेज हो गए, वर्टिकल फोर्सेज हो गए। तो ये जो सारे जो फोर्सेज होता है व्हील ये ट्रांसमिट करता है, कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, बोगी पे ट्रांसमिट करता है, बोगी से कार बॉडी में जाता है ये सब फोर्सेस। जो फोर्सेस का जो ट्रांसमिशन होता है व्हील से बोगी से कार जाता है, राइट। और ये फोर्सेस की वजह से तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। अगर ये फोर्स अगर ट्रांसमिट नहीं होगा, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स, ये लॉन्जिट्यूडनल फोर्स के वजह से होता क्या है, ट्रेन का मोशन होता है, राइट। अब ये लॉन्जिट्यूडनल फोर्स अगर कार बॉडी तक के नहीं जाएगा तो क्या ट्रेन मूव कर पाएंगी, ट्रेन मूव नहीं कर पाएंगी। तो ये रीज़न की वजह से जो व्हील है बेसिकली जो फोर्सेज होते हैं उसे कार बॉडी तक के ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ट्रेन का मोशन होता है। दी पावर व्हील सेट ट्रांसमिट दी पावर फ्रॉम ट्रैक्शन मोटर। पावर व्हील सेट होते और नॉन पावर व्हील सेट होते हैं। नॉन पावर व्हील सेट में कोई ट्रैक्शन मोटर नहीं लगी होती। पावर व्हील सेट ऐसे व्हील सेट होते हैं जो कि बेसिकली पावर लेते हैं ट्रैक्शन मोटर के थ्रू, गियर बॉक्स के थ्रू, जिसके वजह से होता है कि जो ट्रेन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हील सेट में हमें क्या क्या मिलता है, व्हील सेट में हमें एक्सल मिलता है, एक्सल बॉक्स विद बेयरिंग मिलती है, व्हील्स मिलता है, गियर बॉक्स इन केस ऑफ पावर एक्सल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हील सेट में हमें क्या क्या मिलता है, व्हील सेट में हमें एक्सल मिलता है, एक्सल बॉक्स विद बेयरिंग मिलती है, फिर उसके बाद व्हील्स मिलता है। सबसे पहला व्हील सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सल मिलेगा और व्हील सेट मिलेगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी चीज़ अगर हम लोग देखें एक्सल बॉक्स विद बियरिंग, फिर उसके बाद गियर बॉक्स इन केस ऑफ पावर एक्सल। पावर एक्सल है मतलब अगर हम मोटर कार का एक्सल है तो ऐसे केस में हमें गियर बॉक्स भी मिलता है, राइट। तो व्हील सेट में हमें एक्सल मिलेगा, एक्सल बॉक्स विद बियरिंग, व्हील्स, फिर उसके बाद गियर बॉक्स इन केस ऑफ पावर एक्सल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हैप्नो डैम्पर होता है। अभी जो हैप्नो डैम्पर होता है इसका क्या काम होता है, हैप्नो डैम्पर अगर हम लोग देखें बेसिकली जब ट्रेन मूव होती है तो ऐसे केस में मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से नॉइजेस जनरेट होती है। तो जो नॉइजेस होती है उसे एलिमिनेट करने का काम करता है हैप्नो डैम्पर। व्हील इज़ इक्विप्ड विद द हैप्नो डैम्पर दैट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द नॉइज़ फ्रॉम द व्हील। जब हमारी ट्रेन मूव होती है तो जो व्हील में से जो नॉइज़ जो जनरेट होता है वो नॉइज़ को रिड्यूस करने का काम करता है हैप्नो डैम्पर। हैप्नो इज़ मेड अप ऑफ कपल ऑफ मेटल लेयर। जो हैप्नो डैम्पर होता है बेसिकली बहुत सारे मेटेलिक लेयर से बना होता है, फिक्स टू दी व्हील रिम बाय फास्टनर्स। ये सारे के सारे जो डैम्पर्स होते हैं बेसिकली व्हील की जो रिम होती है। अब ये व्हील की रिम क्या होती है बात करेंगे आगे। व्हील की रिम से कनेक्टेड होते हैं
फास्टनर्स के थ्रू एंड एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन एनर्जी टू रिड्यूस द नॉइज़, और जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, जो नॉइज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर ये ट्रेन का व्हील हमने कंसिडर किया, व्हील के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिम। तो ये जो हैपनर डैम्पर होता है ये रिम के साथ कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, फास्टनर के थ्रू। और ये जो हैपनर डैम्पर होता है ये क्या करता है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जब ट्रेन मूव होती है तो ऐसे कि इसमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से जो नॉइज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है बहुत हद तक। सिंपल वर्ड में जब ट्रेन मोशन में होती है तो ऐसे कि इसमें जो मैकेनिकल नॉइज़ जो जनरेट होती है व्हील के वजह से, मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से जो नॉइज़ जो जनरेट होती है व्हील के वजह से, उसे डैम्प करने का काम करता है हैपनर डैम्पर। फिर उसके बाद बात करते हैं सेंटर पिवट डिवाइस के बारे में। सेंटर पिवट डिवाइस ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बोगी और कार बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो सेंटर पिवट डिवाइस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और नीचे से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सेंटर पिवट डिवाइस इज द मेन कंपोनेंट बिटवीन बोगी एंड द कार बॉडी। जो सेंटर पिवट डिवाइस है बेसिकली मेन कंपोनेंट है किसके बीच में, बोगी के बीच में और कार बॉडी के बीच में, क्योंकि जो सेंटर पिवट डिवाइस है ये बेसिकली बोगी और जो कार बॉडी है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। सेंटर पिवट डिवाइस अलाउस फुल मूवमेंट ऑफ द बोगी। जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है ये बेसिकली बोगी के फुल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोगी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो बोगी होती है वो फ्रीली मूव करती है हमारे ट्रेन के ट्रैक पर। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, बोगी को अगर हम लोग बहुत टाइटली अगर बांध के रख दें कार बॉडी से, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बेसिकली जो बोगी उसका मूवमेंट बराबर से नहीं हो पाएगा। बोगी का अगर मूवमेंट बराबर से नहीं हो पाएगा तो ऐसे केस में जो फोर्सेस का जो ट्रांसफ़र है, जो फोर्सेस का जो ट्रांसफ़र है या फिर जो मोशन का जो ट्रांसफ़र है कार बॉडी तक, वो बराबर नहीं हो पाएगा। वो अगर बराबर नहीं हो पाएगा तो हमारी जो ट्रेन है वो बराबर से मूव नहीं कर पाएंगी, राइट। तो बोगी और कार बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ना, तब जाके जो बोगी वो फ्रीली मूव कर पाएंगी ट्रैक पर, और जब फ्रीली मूव कर पाएंगी तो हमारी जो ट्रेन है उसका जो मूवमेंट है वो स्मूथ होगा, राइट। तो बोगी को फ्रीली मूव करवाने के लिए हमने यहाँ पर सेंटर पिवट डिवाइस लगा के रखा है। तो जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है बेसिकली फ्लेक्सिबली कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सेंटर पिवट डिवाइस है ये बेसिकली बोगी और कार बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके वजह से होता क्या है, जो बोगी होती है वो बहुत फ्रीली मूव कर पाती है, राइट। तो सेंटर पिवट डिवाइस इज द मेन कंपोनेंट बिटवीन द बोगी एंड द कार बॉडी। सेंटर पिवट डिवाइस अलाउस फुल मूवमेंट ऑफ बोगी। जो सेंटर पिवट डिवाइस है इसके थ्रू जो बोगी है इसका पूरी तरीके से फ्री मूवमेंट होता है, लैटरल, वर्टिकल, रॉ एंड पिच कंसर्निंग द कार बॉडी, हाउएवर रेस्ट्रिक्ट्स द लॉन्जिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बोगी एंड द कार बॉडी यूजिंग द सैडलिंग। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ये जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है, सेंटर पिवट डिवाइस के बारे में आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो सेंटर पिवट डिवाइस होता है ये बेसिकली बोगी के फुल मूवमेंट के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सेंटर पिवट डिवाइस करता है कि जो बोगी और जो कार बॉडी उसे कनेक्ट करने का काम करता है। और जब जैसे कि हमने डिस्कस किया जो सेंटर पिवट है बोगी के फ्री मूवमेंट के लिए, फ्रीली मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से होता है कि जो लैटरल, वर्टिकल और जितने भी जो मतलब यॉ और जो पिच होता है, ये यॉ और पिच ये क्या होता है, एक तरीके से मतलब टिल्टिंग होती है ट्रेन की, राइट। यॉ और पिच एक तरीके से ये हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स जो एक्ट कर रहे होते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं यॉ और पिच, राइट। तो सिंपल वर्ड में ये जो सेंटर पिवट डिवाइस है बहुत फ्रीली मूव करवाता है हमारी बोगी को, जिसकी वजह से बोगी बहुत स्मूथली मूव करती है, फ्रीली मूव करती है, और जितने भी जो फोर्सेस होते हैं उसे एब्सॉर्ब करती है और फिर उसके बाद कार बॉडी तक के पहुंचाती है, और जो हमारी जो ट्रेन होती है वो फ्लेक्सिबली मूव करती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फोर्सेस का ट्रांसमिशन करना और वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन करना, क्या हम लोग ट्रेन जो बोगी है, बोगी क्या फोर्सेस का ट्रांसमिशन करती है या फिर वाइब्रेशन का ट्रांसमिशन करती है? दोनों का ट्रांसमिशन करती है, बट ये जो वाइब्रेशन का जो ट्रांसमिशन है ये अनडिज़ायरेबल है। तो ये जो वाइब्रेशन का जो ट्रांसमिशन है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें डैम्प करना है, तो हमने डैम्पर सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम लगा दिया। फोर्सेस का ट्रांसमिशन डिज़ायरेबल है क्योंकि फोर्सेस के ट्रांसमिशन की वजह से हमारी जो ट्रेन है वो मूव करेंगी, तो फोर्सेस का जो ट्रांसमिशन है वो डिज़ायरेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्सेस के ट्रांसमिशन के लिए ही जो बोगी है वो फ्रीली मूव कर पाती है विद द हेल्प ऑफ सेंटर पिवट डिवाइस। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया डैम्पर्स के बारे में बात किया,
3 टाइप ऑफ डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड, दैट इज़ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर एंड लेटरल डैम्पर। डैम्पर इज़ 3 टाइप के डैम्पर है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एक एयर स्प्रिंग, वो भी एक तरीके से अगर हम लोग देखें उसको हम लोग सस्पेंशन सिस्टम में कंसिडर करते हैं, राइट। सस्पेंशन सिस्टम में हमने डैम्पर कंसिडर किया तो जो एयर स्प्रिंग है उसको भी हमने सस्पेंशन सिस्टम में लेके आ गए। बट अगर हम लोग देखें सिर्फ डैम्पर्स, अगर हम लोग देखें डैम्पर्स में हमारे पास 3 टाइप के डैम्पर्स होते हैं। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है और लेटरल डैम्पर होता है। तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है, लेटरल डैम्पर होता है। जो डैम्पर होता है हाइड्रोलिक टाइप होता है, डबल एक्टिंग फंक्शन होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द वाल्व एंड रेस्ट्रिक्शंस जनरेट्स द डैम्पिंग फोर्स फॉर बोथ इनवर्ट एंड आउटवर्ड मूवमेंट। जैसे कि हमें पता है डैम्पर का काम तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। डैम्पर क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस की वजह से जो ऑसिलेशंस जो बनते हैं उसे डैम्प करने का काम करता है। 3 टाइप के डैम्पर होते हैं, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है और फिर उसके बाद लेटरल डैम्पर होता है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो होता है, जैसे कि हमने बात किया तो वो स्प्रिंग के बाजू लगा होता है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये जो डैम्पर है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, फिर उसके बाद होता है लेटरल डैम्पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 टाइप्स ऑफ डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड, थ्री टाइप ऑफ डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर इट सपोर्ट प्राइमरी सस्पेंशन, ये क्या करता है, प्राइमरी सस्पेंशन को सपोर्ट करता है। और जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है कितना है, 4 है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना है, 4 है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। अब ये जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है ये क्या करता है, सेकेंडरी सस्पेंशन को सपोर्ट करने का काम करता है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितना है, 2 है बोगी में। फिर तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितना है, 2 है बोगी में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लेटरल डैम्पर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करता है। तो एक बोगी में लेटरल डैम्पर कितना लगा है, एक लगा है। तो एक बोगी में लेटरल डैम्पर कितना लगा है, 1 लगा है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितना लगा है, 2 लगा है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना लगा होता है, 4 लगा होता है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 कैसा लगा होता है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें, इस यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आर्म। अभी यहाँ पर एक बोगी में 4 स्विंग आर्म होते हैं, 4 स्विंग आर्म होते तो हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 स्प्रिंग लगी होती है, राइट। 4 स्विंग आर्म होते तो कुछ इस तरीके से 4 स्प्रिंग लगी होती है और चारों स्प्रिंग के बाद कुछ इस तरीके से आजू बाजू 4 वर्टिकल डैम्पर लगे होते हैं। अब ये जो वर्टिकल डैम्पर है ये प्राइमरी डैम्पर है, राइट। तो जो प्राइमरी डैम्पर है हमारे पास कितने, प्राइमरी डैम्पर जो होते हैं पूरी ट्रेन में ये 4 होते हैं। बोगी में प्राइमरी डैम्पर कितने, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये 4 होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, इस सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितना होता है, 2 होता है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना होता है, 4 होता है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 होता है। सेकेंडरी लेटरल डैम्पर 1 होता है। तो जैसे कि हमने बात किया, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 होता है। फिर उसके बाद जो लेटरल डैम्पर होता है वो 1 होता है बोगी में, और प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना होता है, 4 होता है। तो अभी बात करते हैं एक्सल गियर बॉक्स के बारे में। जो एक्सल और जो गियर बॉक्स होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ही ये है गियर बॉक्स। अब ये जो गियर बॉक्स है, जैसे हमने बात किया था, इसमें जो टॉर्क का जो ट्रांसमिशन होता है सिंगल स्टेज होता है या फिर डबल स्टेज होता है। हमने बात किया था डबल स्टेज में टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर ये गियर बॉक्स हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। अभी जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है ये क्या करती है, सबसे पहले इसका नाम रखा गया फ्लेक्सिबल कपलिंग, क्योंकि ये गियर बॉक्स और जो ट्रैक्शन मोटर है दोनों को फ्लेक्सिबली कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ अगर नोट करें, जब भी हमारी मोटर ऑपरेट होती है तो ऐसे केस में कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं, राइट। रोटेशनल फोर्स जनरेट होता है। फिर इसके बाद जब ट्रेन हमारी कर्वेचर पे मूव होती है, जब हमारी ट्रेन ग्रेडियंट पे जाती है, अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट, तो ऐसे केस में वर्टिकल फोर्सेस जनरेट होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और जो वर्टिकल फोर्सेस जो जनरेट हो रहे होते हैं, वो जो फोर्सेस है वो क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर वो फोर्सेस अगर एब्जॉर्ब नहीं होगे तो ऐसे केस में जो ट्रैक्शन मोटर का जो शाफ्ट होगा उस पर मतलब इतना हाई अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा, जिसके वजह से होगा कि ट्रैक्शन मोटर का जो शाफ्ट है वो डैमेज हो सकता है। ट्रैक्शन मोटर का शाफ्ट डैमेज हो सकता है और ये जो गियर बॉक्स है इसके अंदर के जो गियर है वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो यही रीज़न की वजह से हमने क्या लगा के रखा है, फ्लेक्सिबल कपलिंग।
अभी जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है ये क्या करती है, जितने भी जो मैकेनिकल फोर्सेस जनरेट होते हैं गियर बॉक्स के बीच में और ट्रैक्शन मोटर के बीच में ट्रेन के ऑपरेशन के टाइम, तो जो मैकेनिकल फोर्सेस है उसे एब्जॉर्ब करने का काम कर लेती है। जैसे कि हमने बात किया था, हमारा जो कैंटिलीवर होता है फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, जिसकी वजह से होता है कि जब ट्रेन जाती है कैंटिलीवर से तो ऐसे केस में वो मूव करता है कैंटिलीवर और जो वाइब्रेशंस होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम सीन यही है, जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है, जो वाइब्रेशंस जो जनरेट होते हैं या फिर जो फोर्सेज जो जनरेट होते हैं वो फोर्सेस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अभी यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया गियर बॉक्स, जैसे हमने बात किया था जो ट्रांसमिशन है डबल स्टेज ट्रांसमिशन है, यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये गियर केस हैंगर। इसको गियर केस हैंगर भी बोला जाता है। इसके दो यूजेस होते हैं। सबसे पहला जो गियर केस है, यहाँ पर ये होता है गियर केस जिसके अंदर गियर्स होते हैं, राइट। अभी गियर का रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स भी बोल सकते हैं, गियर केस भी बोल सकते हैं। अभी जो गियर केस है इसको हैंग करने के लिए यहाँ पर हमने गियर केस हैंगर लगा के रखा है। ऐसा भी बोला जाता है जो गियर केस हैंगर होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो मैकेनिकल जो फोर्स होता है, ये गियर केस हैंगर में जाता है और जो गियर केस हैंगर होता है ये जो मैकेनिकल जो फोर्स है उसे क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, राइट। क्योंकि ये भी क्या होता है, ये भी बेसिकली फ्लेक्सिबली लगा होता है, तो ये जो मैकेनिकल जो फोर्सेस है उसे एब्सॉर्ब करने का काम कर लेता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए एक्सल गियर बॉक्स, विच मोटर एक्सल इज प्रोवाइडेड विद वन ड्राइव यूनिट, यहाँ पर ही हमने एक्सल कंसिडर किया। अभी जो एक्सल की जो कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी हमने बात किया था 17 टन है। अभी एक्सल के ये साइड पे व्हील लगा होगा, ये साइड पे भी व्हील लगा होगा। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग गियर केस हैंगर भी बोलते हैं। गियर केस हैंगर का एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली रिएक्शन रॉड भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिएक्शन रॉड, तो इसको हम लोग रिएक्शन रॉड भी बोलते हैं, इसको हम लोग गियर केस हैंगर भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, जो गियर केस होता है उसे हैंग करने का काम करता है। और दूसरा इसका जो यूज़ होता है क्या करता है, इसका दूसरा जो यूज़ होता है ये होता है कि बेसिकली जो गियर बॉक्स का जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होता है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक्सल गियर बॉक्स, तो जो एक्सल का जो गियर बॉक्स होगा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। दी एक्सल गियर बॉक्स ट्रांसमिट दी पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे कि हमने बात किया जो गियर बॉक्स होता है यहाँ पर ये जो एक्सल गियर बॉक्स है इसको हम लोग गियर केस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर गियर लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सल गियर बॉक्स होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो मोटर का जो पावर होता है उसे कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, मोटर का जो पावर होता है उसे व्हील तक के ट्रांसमिट करने का काम करता है। दी एक्सल गियर बॉक्स ट्रांसमिट दी पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर अरेंज पैरेलली टू दी एक्सल डायरेक्टली टू दी व्हील सेट एक्सल। तो जैसे कि हमने बात किया ये जो गियर बॉक्स है, यहाँ पर मोटर कार में हम लोग गियर बॉक्स क्यों लगाते हैं, हम लोग डायरेक्टली ट्रैक्शन मोटर क्यों नहीं लगाते थे। यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो टॉर्क होता है उसे इंक्रीज़ करने का काम करता है। और ये जो गियर बॉक्स है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है, ये जो गियर बॉक्स होता है बेसिकली जो मैकेनिकल जो फोर्स होता है ट्रैक्शन मोटर के वजह से जो मैकेनिकल फोर्स जो जनरेट होगा वो मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, कहाँ तक कि व्हील तक के। तो ये जो गियर बॉक्स है ट्रैक्शन मोटर की वजह से जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा मैकेनिकल फोर्स को व्हील सेट तक ट्रांसमिट करने का काम करेगा गियर बॉक्स। तो यहाँ पर ये लिखा है दी एक्सल गियर बॉक्स, बेसिकली जो पावर है जो मैकेनिकल जो फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स बोल सकते हैं या फिर मैकेनिकल पावर, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो मोटर का जो पावर है उसे एक्सल तक के ट्रांसमिट करने का काम करता है ये गियर बॉक्स, राइट। दी एक्सल गियर बॉक्स ट्रांसमिट दी पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर अरेंज पैरेलल टू दी एक्सल डायरेक्टली टू दी व्हील सेट एक्सल फॉर दी सपोर्ट ऑफ द रिएक्शन टॉर्क एंड इलास्टिकली माउंटेड टॉर्क रिएक्शन रॉड इज अटैच्ड टू दी हाउसिंग। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये रिएक्शन रॉड का यूज़ किया गया जिसको हम लोग गियर केस हैंगर भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या बात करेंगे, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने बात किया था व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम, व्हील फ्लैंज एंड चेक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल वर्ड में। अभी यहाँ पर ये जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो व्हील का जो फ्लैंज होता है वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इससे पहले हमने बात करा था इसके दो टाइप होते हैं, सबसे पहले एक डिस्टेंस बेस्ड होता है और दूसरा होता है टाइम बेस्ड। तो ये जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन है व्हील और जो रेल सरफेस है दोनों के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ट्रेन और स्लिप स्लाइड को भी प्रिवेंट करेगा ड्यू टू लुब्रिकेशन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें नहीं डिस्कस करना है, फिर भी अगर हम लोग देखें WFL सिस्टम इज़ फॉर लुब्रिकेशन ऑफ आउटर एंड इनर साइड ऑफ द व्हील फ्लैंज एट DM कार एक्सल वन ओनली। जैसे हमने बात किया था एक ही एक्सल पे लगा होता है और सबसे फ्रंट पे लगा होता है, राइट। ट्रेन जो DMC जो कार है ड्राइवर मोटर कार पर जो पहली बोगी का जो पहला एक्सल होता है वहाँ पर लगा होता है। दिस सिस्टम इज़ एक्यूप्ड विद 3 पंप। यहाँ पर ये जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेटर है ये बेसिकली ऑयल को बेसिकली स्प्रे करता है, तो किसके थ्रू 3 पंप के थ्रू, और पंप के यूनिट कितने 3 है।
3 पंप लगे होते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ लुब्रिकेटर इज टाइम डिपेंडेंट, जैसे कि हमने बात किया था, बाय WFL सिस्टम एंड द बैकअप फंक्शन कर्व सेंसर विद अ सिग्नल with a spray signal is provided by TCMS. Every pump is activated by its own by two way solenoid valve in the pneumatic unit. तो जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये जो WFL जो लुब्रिकेशन जो सिस्टम है ये किसके थ्रू चलता है, पंप के थ्रू चलता है। अब ये जो पंप है ये बेसिकली एक्टिवेट होता है किसके थ्रू, 2x2 सोलेनोइड वाल्व के थ्रू, राइट। तो जो 2x2 सोलेनोइड वाल्व है वो पंप को एक्टिवेट करवाएगा और ये जो पंप होगा वो क्या करेगा, बेसिकली WFL सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा और जो WFL सिस्टम है बेसिकली व्हील जो ऑयल का जो लुब्रिकेशन होगा फ्लैंज पर स्प्रे करेगा। सिंपल वर्ड में हमें इतना जानना है कि जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ट्रेन का जो व्हील होता है, व्हील का जो फ्लैंज होता है, या फिर सिंपल वर्ड में ट्रेन का जो व्हील होता है वहाँ पर लुब्रिकेशन अप्लाई करने का काम करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमारे व्हील और रेल सरफेस के बीच में एक्ट कर रहा होता है। हमें पता होना चाहिए रेल क्या होती है। व्हील जिसके कॉन्टैक्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेल, ये हमने ट्रैक की वीडियो में बात किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हम लोग लुब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है लुब्रिकेशन हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं व्हील के फ्लैंज पर, नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, राइट। रेल एंड व्हील वेयर, राइट। जब ट्रेन हमारी चलेंगी तो जो नॉइज़ जनरेट होती है, तो जो नॉइज़ है उसे रिड्यूस करने के लिए व्हील के फ्लैंज पर हम लोग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। रेल एंड व्हील वेयर, जो रेल का सरफेस और जो व्हील का जो सरफेस है दोनों के बीच में जो वियर है उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लैंज है उस पर हम लोग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया था ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस ODD के बारे में हमने बात किया था। ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस ये क्या करता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट ऑब्स्टेकल एंड डिरेलमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस होता है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ लगा होता है। जो DMC कार है, DMC कार में पहली वाली जो बोगी है, पहली वाली बोगी के जस्ट एकदम जो पहला वाला जो एक्सल होता है पहली वाली बोगी का, वहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा होता है ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, जिसको हम लोग ODD भी बोलते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, जो ऑब्स्टेकल और जो डिरेलमेंट है उसे डिटेक्ट कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन और डिरेलमेंट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे में हमने बहुत बार देखा है कि ट्रैक के सरफेस के ऊपर कोई मतलब जो रेल की जो सरफेस है, जो रेल है, रेल की सरफेस के ऊपर कोई पत्थर रख देता है, स्टोन रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं मेटेलिक, तो इसके वजह से हो क्या सकता है, ट्रेन का डिरेलमेंट हो सकता है, राइट। तो रेल के सरफेस के ऊपर अगर कुछ मतलब ऑब्स्टेकल है तो ऑब्स्टेकल पता चल जाएगा ये ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस के थ्रू, और ट्रेन का जो डिरेलमेंट है उसके भी बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ये ODD के थ्रू। मान लेते ट्रेन डिरेल हो गई अच्छे कोई रीज़न की वजह से, तो डिरेलमेंट क्यों हुई उसकी हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस के थ्रू, राइट। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस है ODD, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, ऑब्स्टेकल और जो डिरेलमेंट है उसे डिटेक्ट करने का काम करता है। ODD का जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देना अंडर एमरजेंसी सर्कमस्टांसेस सच एज ऑब्स्टेकल क्रैश एंड क्रिएट अ सेफ व्हीकल ऑपरेशन बाय स्टॉपिंग द व्हीकल। तो ये जो ODD है, जब भी ODD जब भी कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करेगा रेल के सरफेस के ऊपर, तो होगा क्या, जो ट्रेन है उसमें एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा जिसके वजह से ट्रेन रुक जाएंगी और ट्रेन डिरेलमेंट होने से बच जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। इट इज़ इंस्टॉल इन फ्रंट एट द बॉटम ऑफ द DM कार फ्रंट बोगी। तो जैसे हमने बात किया जो ड्राइवर मोटर कार है, ड्राइवर मोटर कार की जो पहली वाली जो बोगी है, पहली वाली बोगी के पहले वाले एक्सल के जस्ट सामने लगा होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस ODD, जैसे कि हमने बात किया था। वो DDD के बारे में बात किया था और DD के बारे में हमने बात किया था। जो DD होता है ये रियर एंड में लगा होता है, राइट। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ODD के बारे में, ये हम लोग जो जैसे हमने बात किया था हमारे कंसिडरेशन में जो ट्रेन थी उसके पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहे, बट फिर भी हमें यहाँ से इतना पता चल गया है कि जो ODD होता है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस, ये कहाँ पर लगा होता है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, हमारी ट्रेन चल रही है और ट्रेन के सामने ऑब्स्टेकल आएगा, राइट। तो ट्रेन के सामने अगर ऑब्स्टेकल आएगा तो सामने वाला जो बोगी है, ड्राइवर मोटर कार की जो सामने वाली जो बोगी है, फ्रंट वाली जो बोगी है, उसका जो फ्रंट एक्सल है उधर ही कहीं लगा होना चाहिए ODD डिवाइस, तब जाके जो ऑब्स्टेकल जो होगा उसको अच्छी तरीके से डिटेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग कहीं पीछे लगा देते ODD को, जैसे कि हमने बीच में लगा दिया ODD को, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ऑब्स्टेकल है वो तो डिटेक्ट बाद में होगा बट उससे पहले ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाएगा।
राइट। इट इज़ इंस्टॉल, तो यहाँ पर वही लिखा है इट इज़ इंस्टॉल, ये फ्रंट साइड में लगा होता है फ्रंट बोगी के। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिटेक्शन बार विच इज़ कनेक्टेड टू दिस सेंसिंग डिवाइस। यहाँ पर ये ODD में हमें क्या मिलता है, डिटेक्शन बार मिलता है जिसमें हमें सेंसिंग डिवाइस मिलता है, एंड कॉन्फ़िगर्ड स्प्रिंग विच इज़ लोकेटेड एट बोथ दिस साइड, और स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है जो कि दोनों साइड में लगा होता है, दोनों एक्सट्रीम एंड में लगा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा, द कंट्रोल बॉक्स इज़ कनेक्टेड विथ 4 डिटेक्टिंग सेंसर्स। जैसे हमने बात किया जो ODD है, इसमें हमें क्या मिलता है, सिंपल सी चीज़ है, ODD में हमें ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सेंसर मिलता है, राइट। तो जो कंट्रोल बॉक्स होता है, यहाँ पर ये ODD होता है, फिर कंट्रोल बॉक्स होता है, फिर हमारी ट्रेन का सिस्टम होता है, TCMS हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो जो कंट्रोल बॉक्स होता है इज़ कनेक्टेड विथ 4 डिटेक्टिंग सेंसर। इतना तो हमें पता चल गया कि जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस है, कोई भी जो डिटेक्शन डिवाइस होता है, कोई भी डिटेक्शन डिवाइस, चाहे करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस हो या फिर वोल्टेज को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस हो, कोई भी जो डिटेक्शन डिवाइस होता है उसमें हमें सेंसर तो मिलना ही मिलना है, राइट। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस है या फिर ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस एंड डिरेलमेंट डिवाइस, तो ये डिवाइस में क्या लगा होगा, एक सेंसर लगा होगा, राइट, जो कि क्या करेगा, जो ऑब्स्टेकल है उसे सेंस करने का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो ODD है, द कंट्रोल बॉक्स इज कनेक्टेड विथ 4 डिटेक्टिंग सेंसर, ये कंट्रोल बॉक्स होता है ODD सिस्टम में, जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम होता है, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिवाइस, इसमें बेसिकली कंट्रोल बॉक्स होता है, और ये कंट्रोल बॉक्स में क्या होता है, सेंसर लगा होता है, डिटेक्टिंग सेंसर, जो कि क्या करेगा, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करेगा। कंट्रोल बॉक्स इज कनेक्टेड विथ 4 डिटेक्टिंग सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ सेंसर्स बाय चेकिंग करंट, कॉस्ट एंड वायर डाउन। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल बॉक्स है इसके साथ क्या लगा होता है, 4 सेंसर लगा होता है। अभी जो कंट्रोल बॉक्स होता है वो क्या कर रहा होता है, जो सेंसर का जो करंट होता है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, सेंसर का जो करंट होता है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है। कंट्रोल बॉक्स सेंड्स द डिटेक्शन सिग्नल फ्रॉम ODD टू ट्रेन फॉर अप्लाइंग एमरजेंसी ब्रेक इन केस ऑफ ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और डिरेलमेंट ऑफ द ट्रेन। तो जैसे हमने बात किया, ये जो कंट्रोल बॉक्स होगा ये क्या करेगा, डिटेक्शन सिग्नल भेजेगा, किसको, ट्रेन को भेजेगा, ट्रेन के TCMS को डिटेक्शन सिग्नल भेजेगा, जिसके वजह से होगा कि जो ट्रेन है उसमें एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझ में आया, ये जो कंट्रोल बॉक्स होता है इसका जो इंटरफेसिंग होती है हम लोग डिटेक्शन सेंसर के साथ कर देते हैं, कंट्रोल बॉक्स को हम लोग डिटेक्शन सेंसर के साथ लगा देते हैं। अभी जो डिटेक्शन सेंसर होता है ये क्या करता है, कंटिन्यूसली जो ऑब्स्टेकल होता है उसे डिटेक्ट करने का काम करता है, राइट। अगर कोई ऑब्स्टेकल अगर डिटेक्ट अगर हो जाता है तो ऐसे केस में होता है कि जो कंट्रोल बॉक्स होता है ये बेसिकली सिग्नल भेजता है, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिग्नल भेजता है, किसको, ट्रेन के TCMS को, जिसके वजह से होता क्या, जो ट्रेन है उसमें इमीडिएटली एमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। दिस सेंसर डिटेक्ट ऑब्स्टेकल और डिरेलमेंट, द डिटेक्टिंग सिग्नल इज सेंड टू द कंट्रोल बॉक्स इमीडिएटली एंड कंट्रोल्स एंड द कंट्रोल सेंड द सिग्नल टू ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम एंड सो ऑन, राइट। तो इसको अगर हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन किस तरीके से काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस किस तरीके से काम करता है, अगर इसको हम लोग बहुत सिंपल वर्ड में समझे तो सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस में हमें ODD मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, उसके साथ कंट्रोल बॉक्स लगा होता है, और कंट्रोल बॉक्स के साथ बेसिकली TCMS कनेक्टेड होता है, TCMS ट्रेन के सारे सब सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। अभी ये जो ODD होता है, ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें बेसिकली डिटेक्शन सेंसर लगा होता है, और जो कंट्रोल बॉक्स होता है वो क्या करता है, जो डिटेक्शन सेंसर का जो करंट होता है वो कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल अगर डिटेक्ट होता है तो ऐसे केस में जो डिटेक्टिंग सेंसर का जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, जो कि कंट्रोल बॉक्स को पता चल जाता है। और जैसे करंट एबनॉर्मल हो जाएगा तो कंट्रोल बॉक्स को पता चल जाएगा कि मतलब जो डिटेक्टिंग सेंसर है उसके थ्रू कोई ऑब्स्टेकल का डिटेक्शन हुआ है, और जैसे कंट्रोल बॉक्स को पता चल जाएगा कि मतलब कोई ऑब्स्टेकल का डिटेक्शन हुआ है, क्योंकि जो करंट सेंसर है उसका करंट थोड़ा एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल रेंज में नहीं है। तो जैसे कंट्रोल बॉक्स को पता चलेगा कि कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ है डिटेक्टिंग सेंसर के थ्रू, तो ऐसे केस में जो कंट्रोल बॉक्स है क्या करेगा, ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग सिग्नल भेजेगा, किसको, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसके वजह से होगा क्या, जो ट्रेन में जो एमरजेंसी ब्रेक है वो क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा, राइट। ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन होगी वो क्या हो जाएंगी, रुक